जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश झा और मेरे साथ मौजूद हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर में। स्वागत है, धन्यवाद। आज हम चुनाव पे चर्चा के लिए एक बार फिर से यहाँ बैठे हैं और आज हमारा विषय होगा 400 पार और झारखंड का परिदृश्य। भाजपा का जो नारा है 400 पार का, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दें दर्शकों को कि 402 टिकट बीजेपी ने अब तक अनाउंस कर दिए हैं और जो 100 मौजूदा सांसद थे उनके टिकट काट दिए गए हैं 3 फेज़ में। पहले चरण में 30 का कटा, दूसरे में 33 का कटा और 5वें चरण में 37 लोगों का टिकट कटा है। ऐसे में झारखंड में भी 14 में से 14 टोटल सीट हैं। बीजेपी के पास 11 सांसद थे, 11 में से 5 का टिकट कट गया, यानी लगभग 40% से ज़्यादा का टिकट कट गया है। तो आप बताइए कि अब झारखंड में क्या राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है जो बीजेपी को 400 पार पहुंचाने में कितनी मददगार साबित होगा झारखंड? देखिए, एक तो झारखंड में बीजेपी ने जो पिछला चुनाव था उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। अब उस मतलब 12 सीटें इंडिया गठबंधन पिछले 2 चुनाव में, हाँ, 2 चुनाव में, तो अब उस सीट कांग्रेस बढ़ना और बहुत बढ़ के मार्जिनल भी बढ़ करके बीजेपी यहाँ 400 पार के आंकड़े को, वो आंकड़ा झारखंड से तो कम रिलेटेड नहीं है 400 का मामला। जब आप पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि ये बीजेपी का जो वार क्राई है, जय घोष है, चुनाव से पहले का उद्घोष है कि हम 400 पार कर रहे हैं, तो 400 पार आप कहाँ से करेंगे? वो कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से आप बहुत बेहतर करने जा रहे हैं और अब या अपना जो आपने स्ट्राइक रेट रखा है 100% का, 90 का जिन राज्यों में, उसको आप मेंटेन कर लें। यही एक कुल मिला के विषय है जिससे आप 400 या 400 पार जा सकते हैं। तो देखिएगा, पिछला चुनाव जिसको हम कहते हैं ठोस केसरिया राज, मतलब जहां भाजपा ने मतलब एकदम चरम पर अपना वो प्रदर्शन किया है, वो है गुजरात में जैसे आप 26 में 26, राजस्थान, हरियाणा में आप 10 में 10, उसके बाद दिल्ली 7 में 7, उत्तराखंड 5 में 5, झारखंड 14 में 11 क्या 12 एनडीए को मिला करके, उत्तर प्रदेश 80 सीटों में 62, त्रिपुरा 2 में 2, उसके बाद राजस्थान 25 में 24, मध्य प्रदेश 29 में 28, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। तो कुल मिला के अब ये ऐसे राज्य हैं जहां आपके अब इससे ज़्यादा और बहुत नहीं बढ़ सकते हैं आप। आपने 95% सीटें इन राज्यों में जीती है। भाजपा इस चीज को समझ गई कि हम अब इन राज्यों में, गुजरात में आप पिछले 30 साल से शासन में हो, सही है, और लगातार बेहतर प्रदर्शन है। अब 26 के 26 से पार तो आप जा नहीं सकते, 100% आपका परफॉर्मेंस है। तो भाजपा ने जब नए चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में लाने शुरू किए, तो उसके पीछे का जो पूरा गणित था वो ये था कि भाई जो एंटी इनकम्बेंसी है इन राज्यों में, जहां हमारा कमल खिलता है बड़ी मजबूती से, चप्पे चप्पे पर खिलता है, मध्य प्रदेश बोल दे, हरियाणा बोल दे, गुजरात बोल दे, तो वो फिर सारी पार्टियां वहाँ गौन हैं। तो उन राज्यों में हमारे पास कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं हो, या फिर हम उन राज्यों का जो स्ट्राइक रेट है उसको मेंटेन करें, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर अपने चेहरे बदल दिए। अब भाजपा जो इस चुनाव में जा रही है, इस लोकसभा चुनाव 2024 में, उसमें आप भाजपा के 12 जो राज्य हैं उनमें भाजपा के पास आज 7 से 8 नए मुख्यमंत्री का चेहरा, जो पहली बार नए मुख्यमंत्री के साथ वो चुनाव में जाएंगे। उसमें आप उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद आप आ जाइए हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, असम, ये इन राज्यों के मुख्यमंत्री पहली बार जाएंगे। अन्य इन राज्यों में सीटें कितनी हैं? 7 सीटों के जो राज्यों की बात कर रहे हैं, उन सीटों में जैसे गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया। इन राज्यों में 158 सीटें हैं। 158 सीटों में 142 सीटें आपके पास, भाजपा के पास है। तो अब यहाँ इन 7 राज्यों में अब जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो नए चेहरे वाले मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना पिछला जो उनके सक्सेसर, जिनके वो सक्सेसर बने हैं, उनका जो प्रदर्शन, उनके प्रदर्शन को आपको बचा करके रखना है। ये एक चुनौती होगी इन नए राज्यों के मुख्यमंत्री। तो भाजपा ने एक चेहरा बदल करके वहाँ के जो एक कहते हैं कि एक जो कोई किसी तरह का कोई फैक्टर काम ना करे पुराने मुख्यमंत्री, और भाजपा इन राज्यों में मान के चल रही है कि डबल इंजन वाला फार्मूला मोदी जी का बिल्कुल नारा वही चलेगा इन राज्यों में, कि एक तरफ मोदी है और एक तरफ राज्य में मुख्यमंत्री।
अब आप जो आपका जो मूल सवाल है, तो उसके पीछे के पृष्ठभूमि मैंने बता दिया कि इन राज्यों में आप बहुत बेहतर कर नहीं पाओगे। अब ये सवाल है कि किन राज्यों में भाजपा को करना होगा बेहतर। तो जो पूर्वोत्तर भारत, जहाँ आसाम में जो पूर्वी भारत का जो जिसको हम द्वार कहते हैं इंट्रेंस का, वो आसाम में तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। आसाम में आप 14 में से 9 सीटें हैं आपके पास। वहाँ झारखंड वाले ही सीटों के बेहतर, जितना हमारे पास उतना आसाम में भी है, तो वहाँ 9 सीटें हैं। अब जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उसमें त्रिपुरा में भी 2 में 2 है आपके पास। तो बाकी, और वहाँ से जब आप कोस्टल एरिया से आते हुए जैसे ही आप पूर्व भारत से आएंगे और साउथ की तरफ आएंगे, तो यहाँ जो मार्जिनल 150 से 200 के बीच की जो सीटें हैं, उसमें भाजपा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। तो उन जो साउथ का जो है, कर्नाटक अगर छोड़ दें तो कर्नाटक के बाद जो साउथ के जो राज्य हैं, उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में भाजपा को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और बेहतर मतलब इस तरह से बेहतर करना होगा जैसे आप जो मध्य भारत का, मध्य भारत या उत्तर भारत में आप करते हैं, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के जो केसरिया गढ़ वाले जो राज्य हैं, वो प्रदर्शन आपको साउथ में दोहराना करना पड़ेगा। तब आप 400 के आंकड़े, तो भाजपा के गंभीर चुनौती है 400 पार के आंकड़े का। 303 के बाद आप सीधा पूरे इंडिया का जो 400 पार जाना क्या। और जो राज्य मतलब जैसे उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एक ऐसे राज्य हैं, हाँ, केरल हो गया, जहाँ पर भाजपा को जीतोड़ मेहनत और ये जो 400 पार वाला जो पूरा जयघोष है इनका चुनाव से पहले, वो इन्हीं राज्यों के बेहतरनी से पार हो सकती है। राज्य यही नैया बनेंगे। दूसरा भाजपा के पास कोई उपाय उत्तर भारत में, मध्य भारत में या वेस्टर्न इंडिया में कहीं नहीं है। हाँ, अब जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि भाई मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में बेहतर कर रही है। यूपी में थोड़ा सा स्कोप बचा हुआ है, क्योंकि 72 नहीं, इनफैक्ट 75 से 80 है, तो 75 से 62 पे आए थे, तो वहाँ थोड़ा सा बढ़ने का स्कोप है। बंगाल के बारे में थोड़ा सा बताइए, बंगाल के बारे में क्या स्थिति होगी, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ी चुनौती है पूर्वी भारत में उनके लिए। बंगाल और उड़ीसा, 2 स्टेट, जहाँ उड़ीसा में नवीन पटनायक पूरी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को बचा के रखे हैं, वही ममता बनर्जी न केवल बीजेपी विरोध का एक सबसे मुखर चेहरा है, बल्कि सीटें भी अपनी बचा रखी हैं। उड़ीसा के 21 सीटों में से 8 भाजपा के पास है। अब पश्चिम बंगाल के 42 में से 18 सीटें हैं भाजपा की। तो दोनों राज्यों में ये जो है, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जिनको कहे, एक जगह ममता बनर्जी और एक जगह जो उनके ही साथी हैं नवीन पटनायक, तो वो जो एक अलायंस उनका रहा है बिजू जनता दल से भाजपा का, तो उड़ीसा में भी बहुत स्कोप बीजेपी के लिए नहीं है वो बनने का। बंगाल जरूर एक स्टेट लग रहा है जिसके लिए बज क्रिएट किया है भाजपा ने भी, और भाजपा उसमें बहुत फोकस्ड है उन 42 सीटों में 18 से अपना ग्राफ आगे करने के लिए। तो और जो वहाँ जो इंडिया गठबंधन का बिखर जाना पूरे पश्चिम बंगाल में, तो एक एज तो दे रहा है बीजेपी को, एक माइलेज तो दे रहा है वहाँ पर, मतलब कमल को एक स्पेस मिल रहा है। हाँ। और भाजपा एक वहाँ आक्रामक रूप से प्रचार करे, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ आप बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एग्रेसिव होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनके खिलाफ तो चुनाव आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत आक्रामकता के साथ वो चुनाव लड़ती हैं खुद भी। तो भाजपा वहाँ भी आक्रामक है। तो 42 से 18 जो सीटें हैं, उसका ग्राफ बीजेपी को वहाँ बढ़ाने में थोड़ी चुनौती भी है। और कहें कि एक जो भाजपा पूरे तरह से आशावान है, तो उन सीटों में पश्चिम बंगाल भी है। अच्छा, तो जैसा इंडिया के बारे में आपने चर्चा करी, INDA ये गठबंधन जो चला है, वो एक मुहिम के साथ है कि हर जगह, हर सीट पे सिर्फ एक कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाए और वो सारे लोग मिल के हराएं बीजेपी को। तो ऐसा बंगाल में, जैसा कि आपने बता ही दिया, कि वो स्थिति रही नहीं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पे हमला बोलते हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस पे हमला बोलती हैं, CPM पे हमला बोलती हैं, और फिर ये बात करती हैं कि मोदी के खिलाफ सारे लोग एकजुट भी हो जाओ। देखिए, वहाँ बंगाल में जो इंडिया गठबंधन का जो बिखरना है, वो देखिए ममता बनर्जी उसी पॉलिटिक्स से, वही तौर तरीका के, राजनीति के तौर तरीका से खड़ा हुई है जो कांग्रेस पहले था, जो CPM और CPI से लड़ते हुए। ममता खड़ी हुई कांग्रेस से ही लड़के खड़ी हुई, वो यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी, लेकिन जब इनका प्रोग्राम होता था तो कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं करती थी। वो तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कॉन्फ्लिक्ट कोई बाद उन्होंने वो पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो जमीन है तृणमूल की, और जो समीकरण है तृणमूल का, वो
कमोबेश कांग्रेस का भी वही समीकरण है। लड़ाई तो वहाँ जो गठबंधन नहीं होने का जो कारण है, वो कारण एक है कि भाई हम एक ही आधार क्षेत्र वाले वोट में एक के साथ पैरेलल किसी को खड़ा होने नहीं देंगे। दोनों क्षेत्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और ये क्षेत्रीय दल, और कांग्रेस का भी वही उन्हीं वोट बैंक में घुसपैठ है जिसका आधार मजबूत करके ममता रखी है। और वो वोट बैंक छिटका है कहाँ से? वो छिटका है वाम दलों से, वाम दलों के खिलाफ ममता के लड़ने से। मेरे कहने का मतलब ये था कि वहाँ गठबंधन क्यों नहीं हो पाया या गठबंधन क्यों नहीं बन पाता है। तो गठबंधन की जो टकराहट है, वो टकराहट वोट बैंक की टकराहट है, वो टकराहट उसके छिटकने की है, उसके शिफ्ट करने की। तो ममता कोई ऐसा काम पश्चिम बंगाल में नहीं करना चाहती थी वो गठबंधन में जिसका कोई माइलेज कांग्रेस नहीं, को ममता बनर्जी किसी को कोई स्पेस देना ही नहीं चाहती है। जी। एक चीज़ आप समझिए कि ममता बनर्जी जिस पर्सनैलिटी की महिला हैं, वो अपने आगे किसी और को महत्व बहुत ज़्यादा देती नहीं है। वो उन्होंने जो तय कर लिया वो आपको मानना पड़ेगा। वो आप देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने क्या किया। ये आपको याद होगा कि किस तरह से पहले जॉर्ज साहब का इस्तीफा करवाया और उसके बाद फिर खुद छोड़ दिया उन्होंने अटल जी का साथ। जिद्दी महिला हैं और वो बिल्कुल अपने बात पे अडिग रहती हैं कि हमने मुख्य कानून नेपाल में कहा जाता था कि राजा जो कह दिए वो कानून बन गया। वो एक है ना कि तो ममता दीदी के साथ भी यही है, जो राजनीतिक ताकत है ना, वो आपको वो अहम एक बड़ा अहम दे देता है। तो उस चीज़ में चल रही हैं। तो अब हम लोग चर्चा आ जाते हैं अपने मूल, जो हम लोगों का मूल कैडर है झारखंड। झारखंड पे वापस आते हैं हम लोग कि झारखंड में भी INDIA और अभी तो सिर्फ कांग्रेस ने 3 ही कैंडिडेट की घोषणा की है। बीजेपी ने अपने 13 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। और उसके बाद अब स्थिति ये है कि INDIA में यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है लोहरदगा सीट पे, क्योंकि सुखदेव भगत को टिकट दिया गया है। उस पर जो बयान JMM के प्रवक्ता और महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका जो बयान आया है, वो उनका बयान थोड़ा सा ये दिखाता है कि दोनों दलों के बीच में या इस गठबंधन के घटक दलों के बीच में थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है उस सीट को लेके। देखिए, ये तो हो गया कि भाजपा ने अपने सीटों का बंटवारा कर दिया, 5 सिटिंग सांसद का टिकट भी काट दिया। भाजपा झारखंड के अंदर जो परफॉर्मेंस लेवल है उसके ऑप्टिमम पर है, शिखर पर है, ये भी बातें हैं। भाजपा को अपनी जमीन बचानी थी। यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल हुई है। जो भाजपा के अंदर जो टिकट बंटने के बाद से जो परिदृश्य बदल रहा है या जो चीज़ें सामने आ रही है, जैसे लगातार खबरें आ रही है धनबाद से ढुलू महतो का टिकट मिलना, तो एक मरमरिंग है उस क्षेत्र में। और जैसे दुमका में सुनील सोरेन का है, फिर टिकट दे करके फिर वापस लेना, सीता सोरेन को फिर वहाँ से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। चतरा के सीट को लेकर के जिस तरह से लोगों के अटकलें थी और फिर एक उम्मीदवार कालीचरण सिंह के नाम पर। उसके बाद जैसे आप चले जाइए पलामू के इलाके में जो चीज़ें हैं, तो भाजपा के अंदर जो टिकट का बंटवारा है, भाजपा का जो पिछला चुनाव था उसमें 7 से 8 सीटें भाजपा बहुत मार्जिनल सीट से जीती, जैसे 6 लाख के करीब धनबाद की सीट, पलामू की सीट 4 लाख 3 लाख, हजारीबाग 3-4 लाख से मार्जिन, मतलब बहुत मार्जिनल सीट है, 7-8 सीटें ऐसे। तो उन सीटों पर भाजपा, मुझे लगता है कि अगर बहुत कैलकुलेटिव वे में चले तो उन सीटों पर बहुत असर पड़ने वाला नहीं है इंडिया गठबंधन, जो मुझे अब तक दिखता है। उन सीटों पर कुछ सीटें ऐसी है जहां प्रत्याशी के नाम पर जो पार्टी के अंदर ही उनकी जो असंतुष्टि है उसको कितना पैचअप करते हैं, वो भाजपा को देखना है। और भाजपा उसमें कितना सफल होती है तो चुनाव परिणाम पर होगा। दूसरा एक ये है कि जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती झारखंड में जिसको कहते हैं वो ट्राइबल सीटें हैं, जहां बहुत कम मार्जिन से भाजपा जीत पाती है, चाहे खूंटी हो, लोहरदगा हो, हाँ, और दुमका ही 50,000 के अंदर का लीड था। तो इन सीटों पर JMM और जो इंडिया गठबंधन है उसका समीकरण थोड़ा मजबूत है। उन सीटों पर जो चूंकि उनका एक फिक्स समीकरण है, उस समीकरण पर चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। तो उन सीटों पर भाजपा की कितनी सेंधमारी होगी, जो मैं 5 सीटें जो आपको बता रहा था, उस पर कितनी भाजपा सेंधमारी कर सकती है और ट्राइबल सीटों पर भाजपा की रणनीति क्या है उस पर निर्भर करती है। और जो गैर ट्राइबल वोटर्स हैं उन इलाकों में, हाँ, वो कितना रिजिडिटी के साथ भाजपा के साथ टिके हुए हैं
वो एक मामला है। अब इंडिया गठबंधन में 3 सीटें हैं। सुखदेव भगत उम्मीदवार फिर से बने लोहरदगा से। एक सीट सुखदेव भगत का इन लोगों ने दिया। उसके बाद आपको जयप्रकाश को नया चेहरा उतारा है हजारीबाग से, वो सीटें फाइनल हो गई। और एक सीट कहाँ की फाइनल किया? और एक सीट यहाँ का है, हजारीबाग हो गया, लोहरदगा हो गया, और एक खूंटी, हाँ खूंटी से कालीचरण मुंडा का। कालीचरण मुंडा। तो ये श्योर शॉर्ट सीटें। अब जो हम लोगों के पास सूचना है, कांग्रेस को 7 सीटें मिली है, अगर वो सही है तो। वो 7 सीटों में कांग्रेस ने 3 बांट दिया, 4 उनके पास बची हुई है। तो अब जेएमएम में भी लगभग तय है, जो सूचनाएं हैं उसमें लगभग तय है कि जेएमएम गीता कोड़ा के खिलाफ दशरथ गगराई को उतारने जा रही है। अच्छा। गिरिडीह से मथुरा महतो को टिकट मिल सकता है। दुमका से नलिन सोरेन लड़ सकते हैं। हेमंत सोरेन बैक हो रहे हैं, जो अभी तक सूचना है। अच्छा। ये चीजें हैं, तो इनका भी लगभग क्लियर है। आप मथुरा महतो की बात कर रहे हैं गिरिडीह से, और चर्चा तो ये भी है कि रविंद्र पांडे कांग्रेस में शामिल होंगे और फिर गिरिडीह या धनबाद कोई एक सीट, ये भी एक चर्चा चल रही है, बड़ी जोर शोर से बजा। गिरिडीह चूंकि इनके खाते में गई है सीट, कांग्रेस के खाते में गई है सीट, तो वो कांग्रेस में ही शामिल होने की चर्चा चल रही है। चर्चा है ये अभी। तो गिरिडीह सीट चूंकि जेएमएम के पास है। अच्छा, जेएमएम के पास है, तो जेएमएम वहाँ अपना कैंडिडेट देगा। रविंद्र पांडे संभवतः जो सूचना है उसमें धनबाद से। अच्छा, धनबाद से उनको मिल गया। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि आदिवासी बहुल सीटों पे बीजेपी को बहुत सारी समस्याएं हैं, तो एक सीट जो सिंहभूम की थी, उस सीट पे उन्होंने सेंधमारी तो की है, गीता कोड़ा को अपने पक्ष में कर लिया है। तो क्या लगता है कि गीता कोड़ा बीजेपी के, और बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है उनको? देखिए, गीता कोड़ा मधु कोड़ा जो पूर्व सीएम है उनकी पत्नी है। मधु कोड़ा का वो हो आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो उनकी 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 जो चीज़ें हैं वो वहाँ उनकी पकड़ बढ़िया पकड़ है उनकी। तो एक भाजपा जो पूरा कोल्हान का जो पूरा इलाका है, उस कोल्हान के इलाके में हो जनजाति समुदाय की अपनी एक बड़ा पकड़ा बड़ा समीकरण है उनके साथ। और वो मतलब उसमें जेएमएम की का जो है वो मजबूत पकड़ है। पूरे जो सिंहभूम का जो सीट है उसमें भाजपा कहीं नहीं है। 6 विधानसभा में 5 विधानसभा में जेएमएम है, और 1 विधानसभा में मात्र जगन्नाथपुर से सोनामपुर को कांग्रेस के विधायक है। तो 6 जो विधायक एक बड़ा, आप देखिए कि 6 विधानसभा में 6 इंडिया गठबंधन के पास है। तो गीता कोड़ा वहां जाकर के कितना उसको बैलेंस कर पाती हैं, क्योंकि एक समीकरण का मामला था। तब गीता कोड़ा के भाजपा जाने के बाद मधु कोड़ा के साथ वहाँ का पूरा कोल्हान एक तरह से शिफ्ट करे, एक भाजपा के लिए चुनौती होगी उस पूरे वोट बैंक को शिफ्ट कराना। जिसके अब जेएमएम वहाँ से दशरथ गगराई को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, जो सूचना है। तो अब एक तो है कि वहाँ पर भी मजबूत टक्कर की संभावना दिख रही है, जैसा कि जेएमएम जो पिछली बार नहीं थी ना, पिछली बार टक्कर नहीं थी वैसी टक्कर नहीं। पिछली बार मधु कोड़ा ये गीता कोड़ा बड़े आराम से जीती थी और बड़े अंतर से जीती थी। तो इस बार कांग्रेस एक मात्र सीट निकाली थी। तो कुल मिलाकर के यही है कि मतलब जो सीटों का बंटवारा है, इंडिया गठबंधन भी जल्द से मतलब को लगता है 2-4 दिन के अंदर उनकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो धुंध झारखंड की लोकसभा के सियासी राजनीति में जो है वो धुंध साफ होना है 2-3 दिनों के अंदर। और जब टिकट का पूरा बंटवारा हो जाएगा तब फिर आपको एक सीधा साधा समीकरण जो इंडिया गठबंधन का उस समझ में आएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी अभी चतरा और पलामू सीट को लेकर राजद से मामला फंसा हुआ है, खींचतान हो रहा है। कुछ लोगों के ज्वाइनिंग की होड़ है, पाला बदलने की होड़ है। तो वो जब तक एक आश्वस्त स्वरूप ना ले ले उन लोगों के इंडिया गठबंधन का, तब तक अभी थोड़ी तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो आज हमारी चर्चा का ये विषय रहा 400 पार, और उसमें झारखंड की क्या भूमिका होगी, बीजेपी की झारखंड में आने वाले दिनों में क्या स्थिति होनी है। तो आनंद जी ने साफ साफ बता दिया है कि बीजेपी या एनडीए अपने ऑप्टिमम लेवल पे झारखंड में है ही, उसको यहाँ पे अपनी जो सीटें हैं उसको बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। बढ़ने की संभावना 1 या 2 सीट, ज़्यादा से ज़्यादा 14 सीट है, उसमें 12 सीटें उसके खाते में हैं, 1 या 2 सीट बढ़ सकता है। तो 400 तक पहुँचाने में इतनी ही भूमिका झारखंड की हो सकती है बीजेपी के लिए। लेकिन INDIA गठबंधन में भी बहुत कुछ अभी एकदम स्पष्ट नहीं है, और चीज़ें इतनी साफ नहीं है कि पूरी मजबूती के साथ INDIA भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा चुनौती दे सकता है। पिछली बार जो कई सीटों पे जितने बड़े अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे,
तो ऐसा लगता है बीजेपी को कि उनके उस अंतर में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन वो सीटें वो हारेगी नहीं। शायद इसी आत्मविश्वास के बल पे उसने 5 सांसदों के टिकट काटे हैं। तो अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि जब चुनाव होंगे, जो 13 मई से शुरू हो रहे हैं पहला चरण, उस दिन 3 लोकसभा सीटों पे वोट होगा और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि झारखंड में ऊँट किस करवट बैठा। बीजेपी ने जो दाव खेला था नए लोगों पे, पुराने लोगों को का टिकट काट के, वो कितना सही बैठा, कितना गलत बैठा। तो आइए अब अगले दिन हम फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।